संदेश खाली का मुद्दा जो है अब तो टाइम टाइम फिश हो गया। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहेंगे कि क्या आपको कठुआ पे शर्म नहीं आती है? क्या आपको हाथरस पे शर्म नहीं आनी चाहिए? कानपुर में इतना सामूहिक दुष्कर्म हुआ, बच्चियों ने आत्महत्या कर ली, उस पर शर्म नहीं आनी चाहिए? चुनावी घमासान चल रहा है और पश्चिम बंगाल की सबसे हाई प्रोफाइल सीटों में से एक आसनसोल पर इस बार तृणमूल कांग्रेस की ओर से शत्रुघ्न सिन्हा दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार 2022 में लगभग 3 लाख रिकॉर्ड वोटों से शत्रुघ्न सिन्हा ने यहां जीत हासिल की थी और इस बार उनके ओपोनेंट, मुख्य ओपोनेंट अगर हम कहें तो वो हैं बीजेपी की ओर से एसएस आहलूवालिया। तो सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा, आपके जो मुख्य विरोधी हैं एसएस आहलूवालिया, कितना ताकतवर उसको मान रहे हैं या किस तरह से आप देख रहे हैं? कितना ताकतवर हैं वो तो यहाँ की जनता डिसाइड करेगी, लेकिन मैं उनको जानता हूँ एक अच्छे इंसान के रूप में। मैं उनको मानता हूँ कि कई बार वो पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, कई बार रहे हैं वो। लेकिन सबसे ज़्यादा जो बड़ी बात है और अहम बात है, ख़ासकर आसनसोल की जनता के लिए, वो ये है कि इसके पहले वो दुर्गापुर में थे। दुर्गापुर से पहले टर्म कंप्लीट करके किसी तरह वो दार्जिलिंग थे। दार्जिलिंग से वो करके आए दुर्गापुर। दुर्गापुर में जब इस बार उनकी जीत हुई थी करीब 2400-300 वोटों से, बहुत स्क्रैप थ्रू किया था, बहुत ही नैरो मार्जिन था। उसके बाद उनको लास्ट मोमेंट में भेजा गया आसनसोल। इसके पहले भी एक कैंडिडेट हमारे खिलाफ उतारे गए थे यहाँ पे, वो 24 घंटे के अंदर में वापस हो गए या उनको वापस कर लिया गया, जो भी कारण हो, उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, इसलिए उस पर ज़्यादा मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन उसके बाद इनको लास्ट मोमेंट में आहलूवालिया जी आए या उनको भेजा गया, चलो मेरी शुभकामना उनके साथ। लेकिन यहाँ की जनता ज़रूर जानना चाहेगी, पूछेगी कि आप दार्जिलिंग में आपने क्यों, दार्जिलिंग से आप शिफ्ट किए दुर्गापुर, और क्या किया वहाँ पे या क्या नहीं किया। और दुर्गापुर में आप 5 साल रहे, स्क्रैप थ्रू करने के बावजूद आपने क्या किया वहाँ पे, आपने क्या क्या हुआ और क्या क्या नहीं हुआ, ये लोग जानना चाहेंगे। और जैसा आपने कहा कि कितना ताकतवर मानते हैं, तो यहाँ की जनता जनार्दन, बंगाल के लोग और ख़ासकर हमारे अपने आसनसोल के लोग इसे डिसाइड करेंगे। लेकिन हमें लगता है कि जिस तरह से हमने ईमानदारी, सच्चाई के साथ या सच्चाई और पारदर्शिता के साथ, ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी के साथ जो 2-2.5-3 साल में यहाँ काम किया, उपचुनाव के बाद जहाँ में आपने कहा कि रिकॉर्ड मार्जिन से जीता और 3-4-5 लाख वोटों का अंतर पड़ा। अगर मान लें जो पिछले कैंडिडेट जो यहाँ से जीते थे वो करीब 2 लाख वोटों से जीते थे, उन 2 लाख वोट्स को कॉम्पनसेट करके और 3 लाख प्लस वोट से यहाँ जीते। उसके बाद हम यहाँ पर हर महीने रहे, हर त्यौहार में रहे, हर महीने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, शायद 3-3 बार रहे हर महीने, और यहाँ के दुख सुख में, हर त्यौहार में, हर पर्व में शरीक होते गए। चाहे ईद हो, बकरीद हो, दुर्गा मैया का हो या छठ मैया का त्यौहार हो या जो भी हो, क्रिसमस हो, तो आता रहा। तो ये लोगों ने देखा है, और साथ ही साथ मेरी ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ उन्होंने ये भी देखा है कि मैंने टर्म ख़त्म होने के पहले यानी नॉमिनेशन से पहले मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता के सामने सारी बातें जो डेवलपमेंट की मैं कर सका वो मैंने सामने रख दिया। एक एक पाई का हिसाब रख दिया हमने, और बुकलेट भी दे दिया यहाँ पे लोगों को कि ये काम मुझको मिला, कि जनता की अमानत थी, जनता का पैसा था, जनता के विकास के लिए, जनता के हितों के लिए, वैसा मैंने किया। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता ज़रूर है कि पिछली बार जैसे हम रिकॉर्ड कायम कर सके थे, इस बार भी अल्लाह ताला के फजल से, वाहेगुरु का आशीर्वाद से, प्रभु की असीम अनुकंपा से इस बार भी हम यहाँ एक नया रिकॉर्ड कायम कर पाएंगे। पिछले अगर 2-3 महीनों से हम चुनाव प्रचार पश्चिम बंगाल का देखें तो एक मुद्दा जिस पर बीजेपी लगातार हावी हो रही है, घेरने की कोशिश कर रही है, वो है संदेश खाली का मुद्दा। उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इसको मैं 2-3 भाग में संक्षेप में कहूँ कि संदेश खाली का मुद्दा जो है अब तो टाइम टाइम फिश हो गया। इतना हंगामा, इतना इनकैश करने की कोशिश की हमारे रूलिंग पार्टी के फ्रेंड्स ने, हमारे बीजेपी के दोस्तों ने, और विशेषकर हमारे माननीय प्रधानमंत्री खुद नरेंद्र मोदी ने।
लेकिन अब तो सामने वीडियो भी आ गया है और ऐसा लग रहा है कि ये एक साजिश थी, एक षड्यंत्र था। पॉलिटिकल साजिश के तहत कुछ लोगों को ऐसा कहा गया कि कुछ लोगों को पैसे का लालच और कुछ भय दिखाकर कुछ लोगों से करवाया गया। वीडियो आ चुका है, अब गली गली में, घर घर में वीडियो पहुंच चुका है, लोगों को पता है। लेकिन इससे पहले भी जाकर कहूँ तो आप एक महिला मुख्यमंत्री को, देश में एक ही महिला मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर अपने इल्ज़ाम, इतने अपमान भरी बातें करते उनके लिए। पिछली बार आपने कहा था दीदी, और दीदी कितना मजाक उड़ाया था, मखौल उड़ाया था। हमारे बंगाल की जनता ने और आसनसोल की जनता ने उसका भरपूर जवाब दिया था, मुंह तोड़ जवाब दिया था। इस बार भी आप संदेश खाली में जो हुआ, अगर वो सत्य है तो एकदम निंदनीय है, शर्मनाक है, गलत है, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल दर्दनाक घटना है। अगर है, मैं अगर इसलिए लगा रहा हूँ कि अब मामला कोर्ट में है तो मैं इस पर ज़्यादा अपना रोशनी नहीं डाल सकता हूँ। लेकिन उस पर एक्शन तो हुआ, एक्शन हुआ, और कहते हैं कि शर्म आनी चाहिए यहाँ की सरकार को, चाहे ममता दीदी को, चाहे तृणमूल कांग्रेस के लोगों को। अब एक्शन हुआ है, भले कुछ लोगों की नज़रों में देरी से एक्शन हुआ हो, लेकिन आप कह सकते हैं कि जो एक्शन हुआ वो हाई कोर्ट के ऑब्जर्वेशन या फैसले या सीबीआई के एक्शन रिएक्शन के कंफ्यूजन की वजह से हुआ, वो डिले, मगर बहरहाल एक्शन हुआ। लेकिन अगर आपका यही क्राइटेरिया है कि सिर्फ आरोप के आधार पे संदेश खाली के, आप यहाँ के सरकार पे, यहाँ के लीडर पे, जो देश की सबसे इम्पोर्टेंट, प्रोमिनेंट, पॉपुलर और पावरफुल लीडर हैं, ममता जी, जो आयरन लेडी भी हैं, उनसे लोगों को घबराहट है, बौखलाहट है, उनके बारे में आप ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि शर्म नहीं आनी चाहिए। तो फिर हम माननीय प्रधानमंत्री जी से या अपने रूलिंग पार्टी के फ्रेंड्स से पूछना चाहेंगे कि क्या आपको कठुआ पे शर्म नहीं आती है? क्या आपको हाथरस पे शर्म नहीं आनी चाहिए? कानपुर में इतना सामूहिक दुष्कर्म हुआ, बच्चियों ने आत्महत्या कर ली, उस पर शर्म नहीं आनी चाहिए? आपको हमारे किसान रोज आत्महत्या कर रहे हैं, चाहे हमारे युवा बेरोजगारी की वजह से रोज आत्महत्या कर रहे हैं, उन पर शर्म नहीं आई आपको? आपको मणिपुर जो जल रहा है और ज्वलंत है आज भी, उस पर शर्म नहीं आती आपको? आप पॉलिटिकल रीजन से सिर्फ एक लेडी हैं, ममता जी हैं, उनके बारे में आप ऐसी बात कर रहे हैं कि शर्म आती है और शर्म नहीं आती है। ये तो सरासर गलत है, अन्याय है। और मैं समझता हूं इसका जवाब इस बार भी पूरे बंगाल की जनता, जो जिनके लिए वो दीदी हैं, ममता दीदी हैं, उनको जो जवाब देगी वो इस बार पूरी दुनिया देखेगी। अभी हाल के अगर 2-3-4 दिनों के प्रधानमंत्री के भाषण देखे पश्चिम बंगाल में, तो बहुत गंभीर तुष्टीकरण का आरोप तृणमूल कांग्रेस पर लगा रहे हैं प्रधानमंत्री। कुछ अजीब सा दिखता है ये। मैं प्रधानमंत्री जी लगता है इस बार कुछ वाकई या तो बहुत नर्वस हो गए हैं या बहुत बौखला गए हैं, कैसी कैसी बातें कर रहे हैं वो। आज ये नैरेटिव पेश किया जा रहा है देश में कि राष्ट्र में बहुमत में है तो हिंदू खतरे में है। ये तो आता हमने कभी सुना ही नहीं था, कभी नहीं सुना था, कभी नहीं देखा था कि बहुमत हमारा हिंदू समुदाय है, उसको कहते हैं खतरे में है। आप कह रहे हैं कि तुष्टीकरण। अरे दुनिया जानती और मानती है कि मैं तो उस पार्टी में रह चुका हूं ना, 27-28 साल रह चुका हूं बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी में। मैं तो जब देखा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी फादर फिगर थे, या हमारे फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड और गुरु लाल कृष्ण आडवाणी जी थे, उनके जमाने में मैं 2 बार कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुका हूँ, 27-28 साल रह चुका हूँ। लेकिन उनके बाद जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आए, मुझे महसूस हुआ कि अटल जी के वक्त में, आडवाणी जी के वक्त में जो लोकशाही थी अब तानाशाही में बदल रही है। जब तानाशाही में बदल गई तो हमने कहा कि नहीं, अब मैं यहाँ नहीं रह सकता हूँ। ये हमारे खुददारी के अलावा मुझे लगा कि ये देश के हित में भी नहीं है, समाज के हित में भी नहीं है, क्योंकि मेरा मानना है कि व्यक्ति से बड़ा पार्टी होता है और पार्टी से बड़ा देश, और देश से बड़ा कुछ नहीं। हमने जो बातें उठाई देश में हित में उठाई, जो उनको अच्छा नहीं लगा और उसके लिए वो विरोध करते गए हमारा। जैसे कि हमने नोटबंदी पे, जो किसानों के ऊपर जो काला कानून लाए उसके बारे में, किसानों को सब जिनकी मांगे पूरी नहीं हो रही, उनके साथ मैं गया, उनके खिलाफ मैंने कहा अपने रूलिंग पार्टी के खिलाफ कि गलत बात है, आपने कहीं संवाद स्थापित नहीं किया। ऐसी ऐसी बातें की हमने
जिसका, और मैं पार्टी छोड़कर चला आया क्योंकि मैं खुददारी का जिक्र किया, तो मैं कह सकता हूँ कि आबरू पे आँच आए अगर तो टकराना ज़रूरी है, जब जिंदा हो तो फिर जिंदा नज़र आना ज़रूरी है। और मैं आके सामने आ गया यहाँ पे, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इस बात को कि मैं अपने बर्तनों को बहुत अच्छी तरह पहचानता हूँ। ये तुष्टीकरण की राजनीति तो यहाँ होती रही हमेशा। कोई आज अजीब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, आप करते हो तुष्टीकरण, तो दुनिया जानती है कि लिंचिंग किसके वक्त में हुआ, तुष्टीकरण किसके वक्त में हुआ, ये विभाजन किसके वक्त में होने की कोशिश हो रही है, आप डिवाइड सोसाइटी को किसके वक्त में कर रहे हो। ये तो मैं कहूँगा कि विद ड्यू रिस्पेक्ट इनको, कि अटल जी के वक्त में भी ऐसा नहीं हो रहा था। अटल जी तो बहुत काइंड थे, बहुत अच्छे थे, फादर फिगर कहा मैंने उनको। तो अब ये हो रहा है, लेकिन नैरेटिव बदलने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस तुष्टीकरण कर रही है, कि ऑपोजिशन तुष्टीकरण कर रही है। एक आरोप जो कांग्रेस के खिलाफ भी लगा, डिस्टर्ब कर रहा हूं मैं आपको बीच में, कि वो मंगलसूत्र बेचने की बिक जाएगा कांग्रेस, इस तरह की प्रधानमंत्री आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस के ऊपर। ये नैरेटिव तो फेल हो गया, फ्लॉप हो गया। वो तो प्रियंका गांधी से लेके बाकी तमाम लोगों ने इसका जवाब दिया कि आज तक कभी किसी का मंगलसूत्र लिया गया है क्या? क्या वाकई हमारी हिंदुस्तान की आवाम और हमारा हिंदू समाज क्या इतना कमजोर है कि कोई उनका मंगलसूत्र ले लेगा और वो चुप देखते रहेंगे, उनके घर से मंगलसूत्र ले ले? ये तो सिर्फ अस्मिता का सवाल नहीं है, ये समाज की एकता, समाज की ताकत, समाज की शक्ति, समाज का अपने परिवार के प्रति जो लगाव है, प्रेम है, उन सब का ये परिचायक है। इतना आसान है क्या कोई ले? आज तक कभी ऐसा हुआ है क्या? ये नैरेटिव तो खैर फ्लॉप हो गया है। उन्होंने कई बातें की, और सबसे बड़ी बात ये है जो हिंदू मुसलमान का जिक्र किया, ये हम तो सर्वधर्म समभाव में मानने वाले लोग हैं। आप दीदी के, ममता जी के यहाँ देख लें कैसे सारा समाज, हिंदू हो मुसलमान हो, सब कैसे एकजुट एक गुट होकर रहता है, सुख शांति और चैन से। आसनसोल मिसाल है उसकी, इसको तो कहते ही आसनसोल को सिटी ऑफ ब्रदरहुड। तो इसके, लेकिन वहाँ पे वो कह रहे हैं बहुत कि हिंदू मुसलमान का डिवीजन और क्या क्या बातें कह गए, लेकिन वो किसी के मैनिफेस्टो में है ही नहीं। यानी ये हवाई ऊपर जाके, और सबसे बड़ी बात, या कई बार बुरी बात भी लगती है, माननीय प्रधानमंत्री हैं, हमारे दोस्त हैं, मैं कहना नहीं चाहिए बुरी बात या झूठी बात, कि वो क्यों ऐसा करते हैं कि भारत के लोकतंत्र का प्रधानमंत्री 10 साल हो गए हैं, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। और जो लोग कहते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का, सो कॉल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, तो वो तो अपने सो कॉल्ड गोदी मीडिया या सो कॉल्ड मोदी मीडिया के साथ किया है। अपने चहेते 3-4 लोगों को बुला के बात कर लिया उनसे, और वही भाषण देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, जिसे शूट एंड स्कूट पॉलिसी कहते हैं। अरे आप जवाब क्यों नहीं देते हैं? आप पत्रकारों का जवाब दिए। पत्रकार जो पूछेगा आपसे, वो तो जनता का ही सवाल होगा ना। वो आपसे पूछेगा ना कि आपने इतने सारे वायदे किए थे, पहले क्या हुआ उसका? अब मोदी की गारंटी लेके आते हैं, तो पहले की गारंटी का क्या हुआ? तो 15 लाख से देने का ही मामला नहीं कह रहा हूं। आपके नारा दिया था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई डीजल पेट्रोल की मार, अब की बार मोदी सरकार। क्या हुआ लोगों को 2 करोड़ रोजगार देने का मामला हर साल? क्या हुआ किसानों की आमदनी डबल कर देने का मामला? क्या हुआ पक्का मकान देने का मामला 2022 तक लोगों को? वो सब एक भी, ये पत्रकार आप लोग पूछेंगे ना, तो सामने आना चाहिए ना उनसे। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं है, आगे निकल जाते हैं, एक नया नैरेटिव क्रिएट करते हैं। वो नैरेटिव जब फ्लॉप हो जाता है, फेल हो जाता है, झूठा साबित होता है, तो फिर कोई दूसरा नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करते हैं। तो मैं ये दुख के साथ कह रहा हूँ, लोकतंत्र है, आदमी को, जैसे मैंने शुरू में कहा था, सच्चाई सामने रखनी चाहिए और पारदर्शिता के साथ। न्याय का होना जितना जरूरी है उतना ही महत्वपूर्ण है न्याय का होता हुआ दिखना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कहें या अमित शाह या बीजेपी की बात कहें, अभी राम मंदिर का मुद्दा भी काफ़ी उठाया जा रहा है, उछाला जा रहा है। कहा जा रहा है कि खासतौर पर विरोधी जो पार्टियां हैं, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, ये इसके विरोध में है। ममता बनर्जी पर डायरेक्ट आरोप लगाया जा रहा है प्रधानमंत्री की ओर से, राम के विरोध में है। जब मंदिर का उद्घाटन हुआ, इसका विरोध किया गया, वहाँ पर नहीं गए, किसी को भी न्योता दिया गया था, वहाँ पर नहीं पहुँचे। इस पर क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई आप कैसे फिक्स करेंगे लोगों का एजेंडा?
कि न्योता दिया था, सरकारी कार्यक्रम बना दिया आपने, हजारों करोड़ का सैकड़ों करोड़ खर्च करके, सारा फोकस जो है आपने मंदिर पे कर दिया। राम तो सबका है, राम में तो सबकी आस्था है, राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, राम हमारी शक्ति है, राम हमारी भक्ति है, राम हमारी आस्था है, राम हमारे तो कुल देवता भी है। मैं तो खुद रामायण वासी हूँ, मेरे घर का नाम रामायण है, हम 4 भाई, राम लखन भरत शत्रुघ्न, हमारे 2 बेटे लव और कुश। हमारे यहाँ तो रामायण 40 साल पुराना है। और ये हम तो खुद कहते हैं इस बात को कि आप किसी राम तो अल्लामा इकबाल के जुबान में तो वो क्या अल्लामा इकबाल ने कहा था इनको, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को, कि ये अभी दिमाग से स्लिप कर रहा है, उन्होंने बहुत बढ़िया कहा था उन्होंने कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम के ही तरह से उन्होंने कहा था, अल्लामा इकबाल ने भी याद आ जाएगा थोड़ी देर में। खैर, तो ये जो एजेंडा फिक्स कर देते हैं कि आप आइए, निमंत्रण दिया, भाई आपके निमंत्रण पे कोई क्यों जाएगा? वो अपनी आस्था अपनी भक्ति के हिसाब से जाएगा ना, कोई मकर संक्रांति में जाएगा, कोई रामनवमी में जाएगा। बहुत लोग कहते हैं कि मंदिर का उद्घाटन तो रामनवमी के दिन होना चाहिए था। बहुत तो ये भी कहते हैं कि 4 शंकराचार्य उन्होंने ना सिर्फ अटेंड नहीं किया बल्कि ये भी कहा कि वो आधा अधूरा है, उसको अभी नहीं होना चाहिए था मंदिर का उद्घाटन। मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता, सेंसिटिव इशू है, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता। संपूर्ण सम्मान के साथ प्रभु राम के चरणों में अपने आप को समर्पित करता हुआ ये कह रहा हूं कि आप किसी के ऊपर थोप नहीं सकते हैं। आपने प्रोग्राम बनाया ना, तो आप जाइए, लेकिन आप ये देखिए किन लोगों को बुलाया आपने, कौन कौन लोग वहां दिखने में आए। तो पॉलिटिकल लोग नहीं है, बहुत लोग। अभी हमारे याद है अजय राय थे प्रेसिडेंट कांग्रेस के वहाँ यूपी में, वो मकर संक्रांति को चले गए थे पहले। तो प्रभु के यहाँ जाने में कोई बंदिश थोड़ी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, इस पर आपका क्या विचार है? नहीं, अभी मैं इस पे इलेक्शन की घड़ी में इस पे मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहूँगा। ये कई मुद्दे मुझे लगता है कि चुनाव की घड़ी में सामने लाए जाते हैं कुछ लोगों को भड़काने के लिए। ये सारे मुद्दे हों, सर्वदल की सहमति से होनी चाहिए, सब लोगों से राय मशवरा करके होना चाहिए। फेस वैल्यू पर तो ज़रूर लगता है कि बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इसके अंदर क्या क्या लूप होल्स हैं, क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या खामियां हैं, इन सब बातों का सबसे चर्चा होनी चाहिए, उसके बाद करना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मामला ठंडे बस्ते में था, इलेक्शन के वक्त में हमारे भारतीय जनता पार्टी का, जिन्हें चाणक्य कहा जाता है, अमित शाह जी, वो लेकर आ गए नया ड्रामा कि एनसीआर और सीएए अभी 3-4 साल बाद सिर्फ चुनाव की घड़ी में उसको लेकर आए भुनाने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो हमारी टाइग्रेस हैं, हमारी देश की सबसे पावरफुल आयरन लेडी जो है ममता बनर्जी ने, जिन पे लोगों को पूरा भरोसा है, उन्होंने कह दिया कि एनसीआर और सीए बंगाल में समाज में हमारे लागू नहीं होगा। इसका मतलब कि लागू नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये ममता जी की गारंटी है जिस पे लोगों को भरोसा है। ये मोदी जी की गारंटी नहीं है जो अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं। आसनसोल की अगर हम बात करें तो अगर इसका इतिहास देखें, राजनीतिक इतिहास, तो लेफ्ट फ्रंट बहुत सालों तक आसनसोल में रहा। उसके बाद लगातार 2 बार यहाँ बीजेपी जीती। लेकिन शुरुआत में जब आसनसोल बहुत प्रगति कर रहा था, उसके बाद लेफ्ट फ्रंट के शुरुआत में हुआ था, लेकिन उसके बाद से इसकी ग्रोथ जो आरोप लगता है कि स्टैग्नेंट हो गई। बंगाल का दूसरा सबसे बड़ा शहर काफ़ी समस्याओं से भी जूझ रहा है। ऐसे में अगर आप जीतते हैं तो किस तरह से इसको आगे ले जाइएगा? देखिए, आपने कहा कि लेफ्ट फ्रंट का बहुत दिनों तक शासन रहा, रूल रहा आसनसोल पे, तो आसनसोल पे ही क्यों, तो बंगाल पे ही बहुत दिनों तक शासन रहा, करीब करीब 35 सालों तक तो लोग कहते हैं कि उन्हीं का शासन रहा। बिल्कुल। उसके बाद जैसे आयरन लेडी का जिक्र किया हमने, ममता जी ने अपने आप को साबित किया आयरन लेडी, और जिस तरह से उन्होंने वो सरकार जो दुनिया को लगती है कि जो बंगाल की जनता के लिए सरकार उचित नहीं था या बहुत हो गया, पानी जब सर से ऊपर निकल गया, तो उन्होंने फिर उस सरकार को एकदम दरकिनार उखाड़ के फेंक दिया ममता जी ने। और उसके बाद तृणमूल कांग्रेस की सरकार आ गई जो आज काफ़ी लोकप्रिय है, लोगों को बहुत पसंद है, लोग बहुत प्रेम करते हैं। अब रही बात, आपने कहा कि आसनसोल में, हाँ मैं जानता हूँ, मैंने सुना है
बहुत लोग तो आसनसोल को मैनचेस्टर भी कहते थे। यहाँ पे कल कारखाने बहुत थे, बहुत सारे यहाँ पे ऐसे ऐसे कारखाने थे जिसका जैसे पूरे हिंदुस्तान में या दुनिया में नाम था। लेकिन अभी बहुत कुछ करना होगा। यहाँ पे ज़मीन की भी समस्या है। बहुत सारे ज़मीन लोग कहते हैं रेलवे के पास है, उसका भी निपटारा करना होगा। जनहित में निपटारा इन द सेंस कि बातचीत से उसका समाधान निकालना पड़ेगा, और कि कैसे गरीबों को उससे मुसीबत ना हो, चाहे कैसे उनको सही दिशा में उसका हिसाब किताब हो। दूसरा, अभी प्राइवेटाइजेशन हुआ है, जो खुद ही कहते थे प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ थे, अब उन्होंने रेल भेल सेल पोर्ट्स एयरपोर्ट तो बेच ही दिया है। और उसके बाद अब कोयला खदान में भी जो इतनी मुसीबत झेल रहे थे, उसमें से आपने करीब करीब 11 कोयला खदान को प्राइवेटाइज कर दिया। प्राइवेटाइज करने से जहाँ एक तरह उनकी सहूलियतें जाती हैं, पेंशन का मामला हो, कि हेल्थ का मामला हो, कि ओवर टाइम का मामला हो, कि उनके रेगुलर सैलरी का मामला हो, अब कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया है। उसमें सबसे बड़ी बात जो है कि आपने उनकी नंबर जो हैं, और 1.5 लाख थे हमारे थे, अब करीब 50,000 पे आ गए, तो बेरोजगारी और बढ़ेगी। इसका भी देखना होगा। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अभी इलेक्शन की घड़ी है, हमारे पास एक से एक काबिल लोग हैं, अच्छे लोग हैं। ममता जी हैं, ममता जी के बाद यहाँ पे बहुत सारे बढ़िया बढ़िया लोग हैं। यहाँ पे मौले बाबू को तो आप जानते ही होंगे, मौले घटक हैं, ऐसे तमाम लोग हैं यहाँ पे। तो इन लोगों से, दासू बाबू से भी बात हुई है हमारी यहाँ पे, दासू दासे और जितने हैं, नारायण बाबू हैं, हरे राम सिंह हैं, इन लोग से बैठकर बातचीत कर रहे हैं। और अभी इलेक्शन के बाद प्रायोरिटी वाइज काम करेंगे, लेकिन फिर इस प्रायोरिटी के बाद हम बैठ रहे हैं वहाँ पे। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे ध्यान है। अब हमारी इच्छा तो बहुत कुछ है। इच्छा तो मेरी ये भी है कि यहाँ पे इतना डेवलपमेंट हुआ है, यूनिवर्सिटी आ गया, स्कूल आ गए, कॉलेजेस आ गए, इंजीनियरिंग कॉलेज आ गया, लेकिन अभी एक मेडिकल कॉलेज नहीं है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं। अब हमारा ध्यान लगा हुआ है। एक बहुत बढ़िया सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल तो आया ही है, बड़े हम चाहते हैं ढंग का बहुत बढ़िया ज़बरदस्त सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल या हॉस्पिटलिटी सेक्टर में हम और आगे बढ़े। ये आसनसोल से बहुत, मैं जैसे आपने कहा सेकंड तो है ही, पर सेकंड टर्म्स ऑफ रेवेन्यू भी रहा ये आसनसोल। तो इन बातों को देख रहे हैं। अभी जो होगा हमारा, इसके बाद तो हम बातचीत करेंगे। अब आखिरी दौर पर आ रहे हैं अपने साक्षात्कार के। एक बीजेपी कह रही है अब की बार 400 पार, लेकिन आप लोगों का क्या अनुमान है इस बार, कैसा रिजल्ट हो सकता है? आपका क्या मानना है? बीजेपी को कितना मिल सकता है या अपोजिशन कितना हासिल कर सकती है? देखिए, मैं अपनी बात करने से पहले बताना चाहूँगा कि देश की वित्त मंत्री हैं हमारी निर्मला सीतारमण जी। बहुत अच्छी लेडी हैं, विद्वान लेडी हैं, लेकिन उनके पति जो हैं, लोग कहते हैं कि उनसे भी बहुत ज़्यादा विद्वान हैं प्रभाकर जी। और वो दुनिया के बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, राजनैतिक विशेषज्ञ हैं। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने पीएचडी किया हुआ है, प्रोफेसर हैं बहुत अहले दर्जे के। उन्होंने खुद कहा है, 2 चीज़ें कही हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो जिस घटना को या जिस घोटाला को दबाया जा रहा है बहुत अपने मीडिया के दोस्तों के जरिए, वो है इलेक्ट्रल बॉन्ड घोटाला। इलेक्ट्रल बॉन्ड घोटाला आज उनकी नज़रों में, प्रभाकर जी ने कहा है, वित्त मंत्री के पति ने, कि दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है, देश का ही नहीं। और दूसरी बात उन्होंने, इसमें तो सभी पार्टियों को ही मिला हुआ है, ये तो वो अलग इशू है। सभी पार्टियों, अगर आपने विंडो खोल दिया है, आपने विंडो उस समय कानून के हिसाब से खोल दिया है, तो उसमें तो जो दूसरी पार्टीज आएंगी तो पीछे के वो भी कोशिश करेंगी, ठीक है आता आने दो। लेकिन दूसरी पार्टी वो नहीं की, चंदे का धंधा नहीं किया। आपके पास ईडी नहीं है, आपके पास सीबीआई नहीं है, आपके पास इनकम टैक्स नहीं है। जिस तरह से आपने दबा के दवाई के कंपनियों से भी, आपने बीफ कंपनी से, आपने वहां चाइनीज कंपनी से, ऐसे कंपनी से भी चंदा लिया है जो बाकी लोगों ने नहीं लिया है। और ये कि कल तक जिसने 1 पैसा नहीं, जो डिफंक्ट हो चुका है, जो दिवालिया हो चुका है, उससे आपने चंदा लिया, तो कल 300 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ ले रहे हैं हम चंदा। जैसे ही आपके पास सीबीआई का, ईडी का आदमी गया, रेड हुआ, उसके फौरन आपने दे दिया।
चाहे शराब घोटाला दिल्ली में, वहां भी सुना बहुत जबरदस्त चंदा दिया गया, पैसा दिया गया। एक में कंप्लीट कर लूं। उसी तरह से दवाई कंपनी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे क्यों दबाया जा रहा समझ में नहीं आ रहा। दवाई कंपनियों से जो दवा कंपनियां जो 4-4, 6-6, 7-7 और 8-8 बार मार्केट में आने से पहले अपने टेस्ट में फेल हो गई थी, जैसे सिप्ला, सन फार्मेसी, बहुत सारे हैं, वो फेल हुई कंपनी ने जब चंदा दिया तो शायद उनको पास कर दिया गया, अभी भी आया, तो ये अलग इशू है। मैं कहना ये चाह रहा हूं घूमकर कि अभी उन्होंने कहा है प्रभाकर जी ने कि आपने पूछा था कितने आएंगे सीट, उन्होंने कहा था कितनी भी कोशिश कर ले भारतीय जनता पार्टी और एनडीए मिलाकर भी उनको 200-220 सीटों से ज्यादा नहीं आ सकती। मेरा भी वही अनुमान है, हालांकि मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूं, मेरा भी वही अनुमान है कि जो आज अंडर करंट देख रहा हूं, जो धीरे जनता के बीच में जो पकड़ देख रहा हूं ऑपोजिशन के प्रति, या जो लहर देख रहा हूं माननीय प्रधानमंत्री की फेल्ड गारंटीज के खिलाफ और फेल्ड गारंटीज, फेल्ड प्रोमिसेस के खिलाफ, मुझे लगता है कि बस 150, 250, क्योंकि हर बार जब जितना कहते हैं उसी हिसाब से आता है। बंगाल में कहा था अब की बार 200 पार, तो 200 पार तो दीदी का हो गया और ये 75-76 में अटक गए। कर्नाटका में कहा था अब की बार 200 पार, 66 में अटक गए। तो उसी हिसाब से रेशियो से चले, 400 पार कहा है तो उसका 50% करीब कर दीजिए, इन्हें 50 से भी नीचे हो जाएगा, तो वो 150, 250, इससे ज़्यादा तो नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आसनसोल एक रोमांचक सीट है और दमदार मुकाबला है। शत्रुघ्न सिन्हा जी का आकलन है आसनसोल ही नहीं पूरी हर जगह पर तृणमूल कांग्रेस अच्छा करेगी, और साथ ही एक जो आकलन उन्होंने किया है कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए इस बार 200 पार नहीं पहुंचेगी। कैमरामैन तापस बेदी के साथ अनुपम मिश्र, आज तक, आसनसोल।